और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। बंगाल में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, वहां के एक जस्टिस हैं, जस्टिस अभिजीत गांगुली। इनका नाम सुर्खियों में तब आया जब इन्होंने बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसकी जांच जो है सीबीआई को सौंप दी थी। इन जज साहब ने 5 मार्च को, जो बीती 5 मार्च की तारीख थी, उस तारीख को अपना इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और जो तामलुक लोकसभा है, जहां से शुवेंदु अधिकारी कभी चुनाव लड़ा करते थे, वहां से ये इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अंदर खाने कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि सीपीआईएम जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो भी इनके संपर्क में है कि ये उनकी पार्टी से चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव लड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाले कयास इसलिए भी मजबूत बताए जा रहे थे सूत्रों के हवाले से कि जो बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने बयान दिया था कि 7 मार्च को एक धमाका करूंगा, एक सरप्राइज दूंगा, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इसके लिए ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जस्टिस गांगुली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक तो क्या था कि जो वहां की बंगाल सरकार है उससे इनकी ठनाठनी रही पूरे कार्यकाल में। जो भी जांच वगैरह होती थी इन्होंने ढंग से करी, तो उससे बंगाल सरकार जो है काफी नाखुश थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि टीएमसी से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। फिर इन्होंने अभी 7 मार्च को, यानी आज, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी, कयास लगाए जा रहे थे, तब ये जो एंटी मोदी गैंग का जो ये बुलडॉग है या शेरू जो है, ये जात कुमार जो है, रवीश कुमार, इसने 22 मिनट 58 सेकंड की एक वीडियो बना दी। उसमें इसने जो मोटे मोटे पॉइंट्स बोले हैं, उसने जो बोला है इनजस्टिस के बारे में और जजों के बारे में, जुडिशरी के बारे में, वो वीडियो मैंने बहुत साहस करके मतलब अनुलोम विलोम किया कि मतलब दिमाग खराब ना हो, बीपी ना बढ़े। फिर कैसे कैसे करके मैं वो 22 मिनट 58 सेकंड का टॉर्चर झेल पाया। वो पूरी वीडियो देखने के बाद रवीश कुमार ने जो मेन पॉइंट्स बोले हैं, उन पॉइंट्स पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूर्व जस्टिस गांगुली ने कोलकाता हाई कोर्ट की साख दांव पर लगा दी है। इनके बयानों से लग रहा है कि जज की कुर्सी पर रहते हुए ये बीजेपी का काम कर रहे थे। भ्रष्टाचार विरोधी फैसले लेकर पहले बीजेपी को मुद्दा दिया, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। अब आप सोचें, ये क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी फैसला लिया और उससे क्या है कि भाई भाजपा को मौका दे दिया। भाई अब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले नहीं इस बात का डर से कि भैया वो भाजपा में चला जाएगा, भाजपा को उसका फायदा मिल जाएगा। ये रवीश कुमार की न्यूट्रलिटी है, ये इसका अनबायस्ड जर्नलिज्म है। आगे लिख रहा है कि इनका बयान है कि बीजेपी ने इनसे संपर्क किया और इन्होंने बीजेपी से संपर्क किया। इस तरह से न्यायपालिका का इस्तेमाल बीजेपी के लिए हो रहा है। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो आप गलती कर रहे हैं। जज नहीं था, जज की कुर्सी पर बैठा सातिर सियासी आदमी था जो बीजेपी के लिए काम कर रहा था। इसने ऐसी टिप्पणी की और फैसले दिए जिससे जनता को लगा कि कोर्ट का फैसला है, लेकिन क्या इसके फैसले से बीजेपी का फैसला नहीं माना जाएगा? और इसने जो थंबनेल बनाया उस पर लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, मैं बीजेपी में जाऊंगा, पूर्व जस्टिस गांगुली इस्तीफा दे दिया, आप चुनाव लड़ेंगे। फिर उसके बाद जो इसकी ये पूरी 22 मिनट 58 सेकंड का ये मतलब टॉर्चरस वीडियो था, मैंने बहुत हिम्मत करके, मतलब अपने मन को बहुत मना के, अनुलोम विलोम करके कि मेरा पारा ना बढ़े, मैंने इसकी ये पूरी वीडियो देखी। और पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे इस पूरी वीडियो में इसने कहीं पे भी जस्टिस गांगुली का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लगाया नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा या मैं बीजेपी में जाऊंगा। ये रवीश ने क्लिकबेट के लिए बना दिया होगा। खैर, इसका तो पूरा जीवन ही क्लिकबेट पे चला है। इसकी पूरी वीडियो यदि आप देखते हैं तो इसमें इस बंदे ने जो मोटा मोटी 3-4 पॉइंट्स बोले हैं। जैसे पहला पॉइंट इसका यह है कि अपनी वीडियो में जुडिशियरी की स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस पे ही सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरा, ये जस्टिस गांगुली पे सवाल उठा रहा है कि उन्होंने जो फैसले दिए वे न्यूट्रल, अनबायस्ड फैसले नहीं हैं। तीसरा, रवीश कुमार जो है वो न्यायपालिका की मर्यादा की बात कर रहा है। ये वीडियो में कह रहा है कि जस्टिस गांगुली ने पद पे रहते हुए 14 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए, सारे मामले ममता सरकार के अगेंस्ट थे। और ये बार बार हुआ कर रहा है और अपने बाप डीवाई चंद्रचूड़ के लिए फरियाद लगा रहा है। और अंत में ये रो रहा है कि भाजपा सरकार में लोगों को जमानत नहीं मिल रही, कोर्ट मोदी के डर से जमानत नहीं दे रही और इसे जमानत चाहिए किसकी। तो कुछ नाम इसने जो वीडियो में बताए हैं वो हैं सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अनिल देशमुख, हेमंत सोरेन, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गौतम नवलखा, दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिसा फातिमा।
ये इन सब के लिए रो रहा है। असल दर्द इसको ये है कि इसमें से कुछ इसके बाप हैं, कुछ इसकी नाजायज औलादें हैं। इसको दुख ये है कि मेरे रहते ये सब जेल में कैसे हैं। भाई वो हमारा गोल्डन ओल्ड टाइम्स क्यों नहीं आ रहे जब बागों में बहार हुआ करती थी। ठीक, अब इसके हिसाब से तो भैया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो सत्ता में है, उसको जो पार्टी अपोजिशन में है, अगर वो दंगे करे, भ्रष्टाचार करे, तो उनकी जांच नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर जांच होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, तो फिर तो ये कह देगा पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा हो रही है ना। तो रवीश कुमार की मानी जाए तो भैया भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, तो अब तमाम जितनी भी सरकारें अपोजिशन में है कांग्रेस की, जिन राज्यों में या जिस राज्य में रूलिंग पार्टी में भी है, वहां वो दबा के भ्रष्टाचार करें, ऐसी कर दें लॉ एंड ऑर्डर की। उनको जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा या सीबीआई ईडी उठाएगी तो रवीश कुमार तड़क से एक तड़कता भड़कता थंबनेल बना के एक वीडियो बना देगा। ठीक, तो खैर रवीश कुमार ने जो अपनी वीडियो में अपना दर्द बयान किया है, उन पॉइंट्स का जरा हम विश्लेषण करेंगे। पहला इसका दर्द था, रवीश कुमार न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है कि जज जो हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए, इनकी स्वायत्ता खत्म हो रही है। जब रवीश कुमार निष्पक्षता पे बोलता है ना, तो ये ऐसा लगता है कुछ कुछ कि सनी लियोन जो है वो वर्जिनिटी और चेस्टिटी पे ज्ञान दे रही हो। दूसरा, ये कह रहा है कि जुडिशरी की जो स्वायत्ता है, जो इंडिपेंडेंस है, वो समाप्त हो रही है मोदी सरकार में। ये किसे पागल बना रहा है? ये इसने इस देश की जनता को इतना मूर्ख समझ रखा है। ये मान रहा है क्या कि इस देश के लोगों को ये लगता था कि 2014 से पहले इस देश में जुडिशरी की स्वायत्ता थी? मुझे तो कम से कम ये भ्रम नहीं है, और जो लोग थोड़ा बहुत भी जुडिशरी के इतिहास से वाकिफ हैं उनको भी ये भ्रम नहीं होगा। फिर ये जस्टिस गांगुली ने जो फैसले दिए हैं उन पर सवाल उठा रहा है कि बायस्ड फैसले हैं। तो पहले तो मुझे रवीश कुमार ये बताए कि बायस्ड इस धरती पर कौन नहीं है ना। ये जो रवीश कुमार है, जो ये वीडियो बना रहा है, ये अपनी माँ कसम खा ले कि ये क्या खुद अनबायस्ड है, या इसने आज तक अपने जीवन में अनबायस्ड जर्नलिज्म किया है? भाई ये ऐसा मान रहा है जैसे एक ना छठी क्लास का बच्चा होता है, उसकी एक फैंटेसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता तो ये कर देता, या उसका एक मतलब लाला लैंड होता है, वो एलाइस इन वंडरलैंड टाइप का। तो रवीश कुमार उसमें जी रहा है, छठी क्लास के बच्चे वाला इसका मेंटल लेवल है कि इसको लग रहा है कि इस दुनिया में अनबायस्ड नाम की भी कोई चीज होती है। सॉरी, ये जो हम ऐसा पढ़ते थे कि जो सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर या एलिमेंट, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको सेल कहते हैं। उसके 3 टुकड़े हुए थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कहा गया था कि भाई सेल सबसे छोटा होता है, फिर उसके 3 टुकड़े मिले, फिर कहा गया कि सबसे जो छोटे टुकड़े हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ये हमने 10वीं की साइंस की किताबों में यहीं तक पढ़ा था। अब जो साइंस में अगर आप पढ़ें, थोड़ा खोजें, तो पता लगता है कि वो जो न्यूट्रॉन है, जो कह दिया गया था कि जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल होता है, जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो न्यूट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है। उस न्यूट्रॉन के 200 फर्दर टुकड़े हो चुके हैं, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ये क्वार्क, वो क्वार्क, ऐसे ऐसे नाम से। तो भैया और जो उस न्यूट्रॉन के टुकड़े हुए हैं, जो टॉप क्वार्क है, बॉटम क्वार्क है, और जो 4 उसमें टूटा है, वो उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज टाइप की हैं या नेगेटिव चार्ज की टाइप की हैं। तो भैया रवीश कुमार, इस धरती में जब न्यूट्रॉन ही साला न्यूट्रल नहीं हुआ, तो ह्यूमन बीइंग्स, होमोसेपियंस, लिविंग बीइंग्स, जो सोचते हैं, चीजों को देखते हैं, परखते हैं, जिनके अंदर सेंसेस हैं, हाउ द हेल कैन दे बी न्यूट्रल? तो ये न्यूट्रलिटी का जो ये पूरा मतलब जो भी ये भसड़ फैला रखी है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर ये जो कह रहा है कि न्यायालय की मर्यादा टूट रही है 2014 के बाद, तो न्यायालय की मर्यादा तब टूटती है रवीश, जब न्यायालय जो है न्याय नहीं करता। न्यायालय की मर्यादा तब टूटती है जब ये न्यायालय कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा की पेटिशन सुनने को भी रिजेक्ट कर देता है और आतंकवादियों के लिए आधी रात को खुल जाता है। तो इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, उसकी कितनी मर्यादा है, उस मर्यादा से इस देश का जो आम नागरिक है भली भांति वाकिफ है। वो किसी ने कहा भी था कि आपको एक अव्वल दर्जे का इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा इस मूर्खता को समझने के लिए। तो रवीश कुमार मुझे लगता है कि इतने लेवल वाला इंटेलेक्चुअल है कि उसी को ये सब नहीं दिख रहा है। और ये जो अपनी वीडियो में रो रहा है रवीश कुमार कि भाई जो जस्टिस गांगुली हैं, इन्होंने सीबीआई को जांच सौंप दी, पद पे रहते हुए 14 मामलों में सीबीआई को जांच सौंप दी। भाई जस्टिस गांगुली हैं, वो जज हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसको जांच सौंपेंगे, नहीं सौंपेंगे, उनकी मर्जी है। वो तेरे से फोन करके पूछेंगे, व्हाट्सएप पे तो पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि तू व्हाट्सएप चलाता नहीं है। व्हाट्सएप चलाने वाले तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होते हैं तेरे हिसाब से हैं। तो भाई वो 1 केस सौंपे या 14 केस सौंपे या 1400 केस सौंप दे सीबीआई को, ये रवीश कुमार थोड़ी नहीं तय करेगा यहां बैठ के। दूसरी बात, रवीश कुमार को क्या ये लग रहा है कि जो ये केस चल रहे थे बंगाल सरकार के खिलाफ, वहां के नेताओं के खिलाफ, वहां के मंत्रियों के खिलाफ,
उन केसेस में क्या बंगाल पुलिस वास्तव में रवीश को लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? वो बंगाल पुलिस जो 40-50 दिन पहले तो शेख शाहजहां को, जो हिंदू महिलाओं का बलात्कारी है, सोंदेश खाली का मेन कल्परिट है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। फिर जब कोर्ट ने लताड़ लगाई और हुआ कि सीबीआई वाले अब इसे खोज के पकड़ेंगे, तो बंगाल पुलिस ने तुरंत ही इसको अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद जब इस हिंदू महिलाओं के बलात्कारी शेख शाहजहां को कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तो आप इसकी चाल देखें कि इस ठसक के साथ ये कोर्ट रूम में घुस रहा है। क्या वह बंगाल पुलिस, जो बंगाल की रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर पाएगी? इतनी रीढ़ की हड्डी है उनमें? और क्या इसको यह लग रहा है कि जो बंगाल सरकार है, जिसकी मुख्यमंत्री जो इतनी हेलबेंट है अपीसमेंट में, कि उन्होंने यहां तक बयानों में कह दिया है कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो ये घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी जो बंगाल में घुस जा रहे हैं, उनको ममता बनर्जी की सरकार जो है वो सारे फायदे देगी जो उसके बस में है। क्या रवीश कुमार को ये लग रहा है कि क्या नाम, ये ऐसे बंगाल में इन सब के खिलाफ जांच जो है वो ममता बनर्जी की जो पुलिस है, जो उनके अंडर में है, वो कर पाएगी निष्पक्षता से? खैर, ये तो दोस्तों जो बात थी वीडियो में जो रवीश कुमार कह रहा है उसकी, है ना, मतलब इसने जो जो पॉइंट बताए हैं। आपको मैं थोड़ा सा और इसमें ही आगे ले चलता हूं। जो रवीश कुमार रो रहा है, या रवीश कुमार जैसे जो 36 अदर्स हैं जो 2014 के बाद से रो रहे हैं, एक माहौल बन रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार चुन के आई है इस देश में, तब से जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। वो जो जर्मन शेफर्ड है जिसने वीडियो बनाई थी कि डिक्टेटर है मोदी, ऐसे इमरजेंसी टाइप, तो रवीश कुमार 2014 से ही रो रहा है। तो इनका सारों का ये कहना है कि इंस्टीट्यूशंस की सॉवरेनिटी जो है उस पर खतरा आ गया है, मोदी सरकार उनको करटेल कर रही है, काम नहीं करने दे रही है। तो मैं आपको जरा बताता हूं कि जब बागों में बहार हुआ करती थी 2014 से पहले, जो ये इंडिपेंडेंट, सोवरेन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल ये जो जुडिशरी थी, है ना, जिसमें स्वायत्ता भी थी, सब कुछ था, है ना, वो जुडिशरी क्या थी? एक भाई साहब हुए वीआर कृष्णा अय्यर, ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, मद्रास की विधानसभा में चुने गए। उसके बाद फिर ये केरला में 3 बार विधायक चुन के गए। 1965 में ये एक्टिव पॉलिटिशियन थे। 1968 में ये वीआर कृष्ण अय्यर साहब जो हैं हाई कोर्ट के जज बन गए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। 1987 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। और सोचें, ये जो वीआर कृष्ण अय्यर हैं जो हाई कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, है ना, उससे पहले 3 बार तो विधायक चुने गए। साथ ही 1957 से 1959 तक जो केरल में सरकार थी, उसमें मिनिस्टर ऑफ होम, लॉ, प्रिजन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, सोशल वेलफेयर और इनलैंड वाटर। सोचें, केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार थी, उस सरकार का जो मंत्री था वो इस देश में फिर आगे चल के हाई कोर्ट का जज बना, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना। और यही नहीं, 2002 जो गोधरा में जो हिंदुओं को जला दिया गया था 59, उसके बाद जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी, उसमें इन जज साहब ने इंक्वायर्ड इनटू द गुजरात राइट्स एज पार्ट ऑफ अ सिटीजन्स पैनल। ये वामपंथी की एक और है, जैसे पीपल्स वॉइस और ये सब जो 3-4 वो कर देते हैं। और फिर इन भाई साहब को अवार्ड भी मिले हैं। अवार्ड कौन सा मिला, मुझे भी कल पता लगा कि इस देश में ऐसे भी अवार्ड मिलते हैं। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1968 में मिला। उसके बाद इन भाई साहब को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्या कह रहे हो, रवीश कुमार को दर्द हो रहा होगा? अभी कहां, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ हूं मैं। दूसरा सुनिए, मिस्टर बहरुल इस्लाम 1962 में राज्यसभा के लिए चुने गए, 1968 में दोबारा चुने गए। इसके बीच में अनसक्सेसफुली असेंबली का चुनाव भी लड़ा। फिर 1972 में इन भाई साहब ने राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया और फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बन गए। जी, 2 बार राज्यसभा एमपी रहने के बाद। फिर 1980 में ये हाई कोर्ट के जज से रिटायर हो गए और एक्टिव पॉलिटिक्स में कूद गए। फिर 9 महीने बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने इन भाई साहब को 1980 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया। ठीक, फिर 1983 में इन भाई साहब ने दोबारा इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कैसे दिया? ऐसे ही नहीं दे दिया। जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो इनके सामने एक बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा का केस गया था, करप्शन का केस था। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे बिहार में। ठीक, उनके लिए फेवरेबल फैसला दिया, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया था? कि अब इस्तीफा देके बारपेटा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। ठीक, पर चुनाव रद्द हो गया। पर जो सीएम जगन्नाथ मिश्रा थे उनके लिए फेवरेबल फैसला दिया था, तो इंदिरा गांधी को इन्हें संसद में तो भेजना ही था।
फिर इंदिरा गांधी ने इनको इनाम देते हुए 1983 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया और ये 6 सालों तक राज्यसभा के मेंबर रहे। तीसरे मिस्टर के.एस. हेगड़े 1952 में 2 साल के लिए राज्यसभा में चुने गए, 54 में फिर 6 साल के लिए चुने गए, 1957 में रिजाइन किया और मैसूर के हाई कोर्ट के जज बने, फिर 1967 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। फिर एक और देखें आप, जस्टिस आफताब आलम, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, फिर कांग्रेस में मूव किए। 1990 में पटना हाई कोर्ट के ये जज बने। 2007 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। 12 नवंबर 2007 को जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बने। पोस्ट रिटायरमेंट 18 अप्रैल 2013 को अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक, यही नहीं, जो सोहराबुद्दीन वाला एक एनकाउंटर केस था, जो उसमें मोदी को और अमित शाह को इन्होंने इतना परेशान किया इसने कि जो वकील थे राम जेठमलानी, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया कि ये कुछ ज्यादा ही बायस्ड है मोदी और शाह के खिलाफ। ऐसे ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हुए, हाई कोर्ट में जज हुए, फिर किसी अपीलिएट अथॉरिटी में चुन लिए गए। ये सब अनबायस्ड जब भारत हुआ करता था, न्यूट्रल जुडिशरी हुआ करती थी, बिल्कुल न्यायपालिका जो थी एकदम ऐसे झंडे गाड़ रही थी न्याय के, तब की बातें बता रहा हूं। फिर एक थे हसनैन मसूदी, ये जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जज रहे। इन्होंने बोला था कि आर्टिकल 370 परमानेंट, जो मोदी ने इनको मोए मोए कर दिया। ठीक, रिटायरमेंट के बाद ये जो भाई साहब हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट बने, अनंतनाग से लोकसभा का चुनाव लड़े, ये भी न्यूट्रल थे रवीश के हिसाब से। फिर जस्टिस A.M. थिप्से, ये बंबई हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहे। 2018 में रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस के इशारों पे नीरव मोदी को बचाने के इन पे आरोप भी लगे। ठीक, फिर एक भाई साहब थे जस्टिस विजय बहुगुणा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, बाद में बंबई हाई कोर्ट के जज ये भी बने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फिर मेंबर रहे 1997 से, और इलाहाबाद के जो जज थे 1991 से 94 थे, बंबई के ये 1994 से 95 थे। बाद में उत्तराखंड के CM भी बने। ठीक, फिर राजेंद्र सच्चर जी हैं, 1970 में एडिशनल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बने, 72 में परमानेंट जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बने, 75-76 में एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट बने, 1976 में जस्टिस इन राजस्थान हाई कोर्ट बने, 1985 में चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बने, और रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, पैनल खेलते रहे। ठीक, फिर एक भाई साहब थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ये 1990 से 91 तक CJI रहे। फिर 1998 से 2004 तक मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। फिर एक मैडम रही जस्टिस फातिमा बीबी, ये भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की वुमेन जज थी। 1989 से 1992 तक जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रही। फिर बाद में ये गवर्नर ऑफ तमिलनाडु रही 1997 से 2001 तक। फिर एक जस्टिस सुखदेव सिंह कांग रहे, 1979 से 1989 तक जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रहे, जज रहे। फिर 1989 से 1993 तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, और 1997 से 2000 तक केरला के गवर्नर रहे। फिर एक भाई साहब थे जस्टिस BR गवई, 2003 से लेके 19 तक बंबई हाई कोर्ट में जज रहे, और इन्होंने अपना बयान दिया है कि आई हैव बीन अ जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एंड आई हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। इनके फादर RS गवई जो हैं फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रहे। और ये एक सैंपल मैंने आपको बताया कि ये जो रवीश रो रहा है, ये जो दलायर वाले रो रहे हैं, जितने भी ये चिलांडर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी भी खेल रहे हैं, सेमिनार सेशन कर रहे हैं, जो चिंताएं जता रहे हैं कि 2014 से पहले की जुडिशरी की क्या हालत है। और इसमें तो कुछ जज 2014 के बाद भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा। 9 बुलडॉग्स जो ये है एंटी मोदी जितने भी ग्रुप हैं उन सब का, ये रवीश कुमार, इसने भी वीडियो नहीं बनाई होगी क्योंकि शर्म तो इसे आती नहीं। इसका खुद का भाई बलात्कारी है, उस पर इसने आज तक एक वीडियो नहीं बनाई, और इसका भाई भी कांग्रेस का नेता है। ये घंटा है न्यूट्रल, ये बताओ मुझे। और फिर यदि जैसे आप सबको लगे कि चलो यार ये तो आप वट अबाउटरी कर रहे हो, तो हाँ मैं कर रहा हूं, और मुझे पता भी है कि मैं वट अबाउटरी कर रहा हूं, बताओ। क्योंकि तुम्हारे जो ये मतलब बेसिर पैर के जो आर्गुमेंट्स हैं, जो लेम आर्गुमेंट्स तुम लेके आ रहे हो, उसके लिए यही जवाब है। क्योंकि अगर तुम में कॉमन सेंस होती तो तुम ह्यूमन बींग्स होते, तुम वामपंथी नहीं होते, तुम जॉम्बीज नहीं होते। खैर
एक लास्ट सैंपल में आपको, जैसे पीएच पेपर होता था ना, वो पीएच वैल्यू चेक करने को कि एसिडिक है कि बेसिक है कि वो है, वो लाल हो जाएगा पीला हो जाएगा, उसमें डालने पे होता था। जुडिशरी कितनी अनबायस्ड है, न्यूट्रल है, इसका मैं जो पीएच पेपर 7 के कितना नजदीक है वो मैं आपको बताता हूं। नूपुर शर्मा याद है आपको? अब तो आप लोग भूलने भी लगे होंगे क्योंकि साल भर से लगभग वो पब्लिक प्रोफाइल से दूर है ना। वही नूपुर शर्मा जिसके लिए सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे। नूपुर शर्मा ने हदीस कोट की थी जो इनकी किताबों में लिखी हुई है, और वो भी तब की थी जब एक डॉग जो था वो हमारे शिव जी का अपमान उड़ा रहा था। ठीक है, तो वो काउंटर में इसने बोला था, और इसने बोला भी नहीं था, इसने बोला था कि मैं बोल सकती हूं। तो जो हमारे देश की जो अदालतें हैं, जो अनबायस्ड हैं, जो स्वायत्त हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं रवीश के हिसाब से होती थी, मियां लॉर्ड्स ने कहा था नूपुर शर्मा को, यू आर अ बिगट, यू सेट द कंट्री ऑन फायर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डेथ्स। जो कन्हैयालाल मरे थे उसका भी दोषी इस देश की न्यायालय ने, न्याय व्यवस्था ने नूपुर शर्मा को ठहरा दिया था। ठीक, वहीं उदयनिधि स्टैलिन याद है, ये जो वहां का सीएम है उसका बेटा, इसने इरेडिकेट सनातन, है ना, ऐसा बोला था, हिंदुइज्म को गाली दी थी। और आए दिन तमिलनाडु के जो ये मंत्री हैं, जो नेता हैं डीएमके के, ये बुरी से बुरी गालियां दे रहे हैं और इनका कुछ भी नहीं उखड़ पा रहा है, और किसी से नहीं उखड़ पा रहा है। कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया था इसके खिलाफ, तो जज साहब लोगों का पूरा क्या है जजमेंट कि इट्स ओके, ऐसा होता है, पेटिशन अगेंस्ट हिम इज डिसमिस्ड। ठीक है, तो इस देश की जो, या जोन सी जुडिशरी रवीश चाहता है वो कौन सी चाहता है, या जो मैंने देखा है इस देश की न्याय व्यवस्था का, कि एब्यूजिंग हिंदुइज्म इज ओके, इट हैपन्स, एंड हिंदू काउंटरिंग अदर्स यूजिंग देयर ओन बुक्स, जैसे नूपुर शर्मा, इज ब्लास्फेमस। और फिर जो है जुडिशरी न्यूट्रल है, लोग न्यूट्रल होते हैं, हम ये सुन के ताली बजाएं। तो ये मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूं कि आप सबके मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। मेरे गुरु कहते हैं कि जैसे जैसे सिविलाइजेशनल वॉर जो है आगे बढ़ेगा तो विभाजन रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाला अपना है, कौन से वाला अपना नहीं है ना। लव यू एज अ फ्रेंड नहीं चलेगा उस वॉर में, कि थोड़े से रवीश जी भी हमारे हैं, थोड़ा सा इनका भी सम्मान कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे रहेगा। बिल्कुल होता ना 90 डिग्री, या तो इधर या इधर। पास ने कहा भी था कि बीच का रास्ता नहीं होता, है ना, पढ़ा होगा। जय श्री राम।